हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मानस ट्यूटोरियल। जैसा कि हम लोग ने पार्ट 2 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, हर चैप्टर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेके सीईटी 2021 का एग्जाम की प्रिपरेशन की वीडियोस मैंने बना दी थी ऑलरेडी, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हूं। आप जाके वो पार्ट 2 की सारी प्रिपरेशन वहां से आप कर सकते हैं जस्ट बाय वॉचिंग दीज वीडियोस। सो उसी सीक्वेंस में आज हम लोग बात करने वाले हैं साइंस 1 के बारे में। साइंस 1 से वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो सीईटी के एग्जाम में आ सकते हैं। तो आज ये फर्स्ट वीडियो है। इस सीरीज ऑफ वीडियोस में बहुत सारी वीडियोस आएंगी, हर चैप्टर को हम लोग एक एक पार्ट में डिस्कस करेंगे। चलिए, आज का जो टॉपिक है वो है फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है सर्कुलर मोशन, सॉरी ग्रेविटेशन। तो इस ग्रेविटेशन चैप्टर से वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपको एग्जाम सीईटी के एग्जाम्स में आ सकते हैं, मैं उसके आपको आंसर बताऊंगा और क्यों प्रोबेबल आंसर आएगा उसको भी डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, अ डैश इज नेसेसरी टू चेंज द स्पीड एज वेल एज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, अगर मुझे इसका क्या करना है, स्पीड चेंज करना है या फिर इसका डायरेक्शन चेंज करना है, तो व्हाट आई नीड। सो क्या हमें फोर्स की जरूरत है, क्या हमें इनर्शिया की जरूरत है, क्या हमें मोमेंटम की जरूरत है या मोशन की जरूरत है। तो हमने पहले पढ़ा है कि जब किसी ऑब्जेक्ट पे हम लोग क्या अप्लाई करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं, तो वो क्या होगा, वो मोशन में होगा मीन्स क्या होगा, उसका स्पीड चेंज होगा, पहली बात। सेकंड, अगर मुझे किसी डायरेक्शन में उसको मूव करना है तो आई नीड टू अप्लाई फोर्स ऑन इट। सो अ फोर्स, द आंसर विल बी a force is necessary to change the speed as well as the direction of motion of an object। किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर मुझे उसकी स्पीड में, उसकी गति में और उसकी दिशा में परिवर्तन करना है तो मुझे उस पर क्या लगाना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा, बल लगाना पड़ेगा। सेकेंड, द ऑर्बिट ऑफ प्लैनेट रिवॉल्विंग अराउंड अ स्टार इज। जो ऑर्बिट होता है कोई प्लैनेट के अराउंड में, कोई समझो एक सन है, उसके अराउंड में कोई प्लैनेट क्या करता है, वो रिवॉल्व करता है। सो उसका पाथ कैसा होता है, तो कुछ वो इस तरह से पाथ होता है। हमने इसके लिए हमने देखा है केपलर्स लॉ, तो आपको केपलर्स लॉ पता होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो ये जो पाथ है ये किस तरह का पाथ होता है, क्या ये सर्कुलर होता है, क्या वो लीनियर होता है, क्या टुवर्ड्स द फोकल पॉइंट होता है या इलिप्टिकल होता है। सो ये जो शेप है वो कुछ इस तरह से होता है, जिसको हम इस शेप को बोलते हैं इलिप्टिकल शेप। So the answer will be elliptical. The orbit of planet revolving around the sun, around a star. Star is sun, तो star is elliptical pathway होता है। क्या होता है, elliptical pathway। अभी सर्कुलर कैसा होता है, एकदम परफेक्ट राउंड, तो परफेक्ट राउंड होता नहीं है, लीनियर मूवमेंट तो होता नहीं है, तो कैसा मूवमेंट होता है, इलिप्टिकली। उसका जो शेप होता है वो इलिप्टिकल पाथवे से उस ऑर्बिट में क्या करता है, वो रिवॉल्व करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्क्वायर ऑफ इट्स periods of revolution around the sun is directly proportional to the dash of mean distance of planet from the sun। तो देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है किसका, केपलर्स थर्ड लॉ। केपलर्स थर्ड लॉ मैं आपको बता दूं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड तीन के तीनों लॉ ही मोस्ट आईएमपी हैं, जिसमें से थर्ड तो सबसे ज्यादा आईएमपी है। तो आपको स्टेटमेंट प्रॉपर याद होना चाहिए कि क्या है, द स्क्वायर ऑफ टाइम, स्क्वायर ऑफ इट्स पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन। अगर मैं इसको मान लो पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन इज टी है, सो टी का स्क्वायर इज अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डैश ऑफ मीन डिस्टेंस ऑफ अ प्लैनेट फ्रॉम द सन। तो हमने पढ़ा है टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, तो आंसर क्या होगा, cube is answer। The square of its time of its period of revolution around the sun is directly proportional to the cube of its mean distance from the planet। So केपलर्स के तीनों लॉ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको तीनों लॉ के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट, उस पे बेस्ड आपको एक दो तीन क्वेश्चंस आ सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया, मैं आगे भी एक दो क्वेश्चन ऐड किया जो आप देखेंगे तो आपको समझेगा कि हाँ किस तरह से फ्रेम हो सकते हैं।
Next, the gravitational force between two bodies is directly proportional to the product of masses of those bodies and its dash of distance between them. तो ये भी देखो हमने ग्रेविटेशन का लॉ पढ़ा था, ग्रेविटेशनल लॉ, न्यूटन्स का ग्रेविटेशनल लॉ सेम वही है। तो न्यूटन का ग्रेविटेशनल लॉ क्या बोलता है कि द ग्रेविटेशनल फोर्स, जो ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडी कौन से हो गए, समझो एक बॉडी हो गई ये m1, दूसरी बॉडी हो गई m2, ये क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जो क्या होता है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस मींस m1 एंड m2। इसको इक्वेशन 1 हमने मान लिया, ये दिया हुआ है। एंड ऑल्सो फोर्स इज डैश ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन। तो देखो इनके मास के बीच में रिलेशन क्या है कि इनका मास, इसका जो प्रोडक्ट होता है मींस मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमेशा क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। बट इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है, इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो जो d हम लोग मानते हैं वो हमेशा कैसा होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर के। तो डी स्क्वायर हमने ये पढ़ा था इक्वेशन 2, क्योंकि अगर ज्यादा डिस्टेंस रहेगा तो फोर्स कम रहेगा, डिस्टेंस कम, अगर ये डिस्टेंस कम रहेगा तो फोर्स ज्यादा रहेगा। तो कैसा रिलेशन होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर। बाद में हमने इसी को डिराइव किया कि F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर या d स्क्वायर। तो ये भी आप ग्रेविटेशन लॉ, जस्ट आप स्टेटमेंट को याद रखेंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, या फिर आप फॉर्मूला को याद रखेंगे, अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप ये कर सकते हैं। मैंने ये सारी वीडियोस डिटेल में बनाई है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। सो आप लोग इसके प्रीवियस, अगर आपको चैप्टर पूरा पढ़ना है तो आप वहां से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट, द फ्री फॉल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज पॉसिबल ओनली इन डैश। सबसे पहले हमें कॉन्सेप्ट जाना पड़ेगा, फ्री फॉल क्या होता है। फ्री फॉल क्या होता है पहले मैंने बता दूं। तो फ्री फॉल मींस क्या हो रहा है, कोई ऑब्जेक्ट है वो कहां पर आ रहा है, वो जस्ट फॉल हो रहा है, गिर रहा है। कब, किसके गिर रहा है, इन्फ्लुएंस ऑफ ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्फ्लुएंस में। जस्ट ये ऑब्जेक्ट है, ये गिर रहा है नीचे जस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्फ्लुएंस में। बट प्रॉब्लम क्या होता है कि अगर नॉर्मल एयर में मैं इसको ड्रॉप करूंगा सो इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स तो लगेगा, बट जो एयर होगा वो क्या करेगा, उसको रिपेल करेगा, उस पर फोर्स एक्सर्ट करेगा। तो फ्री फॉल कब होगा, इट इज पॉसिबल ओनली जब आसपास में एयर ही ना हो, कोई मीडियम ना हो। और ये कब होगा, ये होगा जब होगा वैक्यूम होगा। तो फ्री फॉल ऑफ एन ऑब्जेक्ट पॉसिबल ओनली इन वैक्यूम, क्योंकि अगर एयर रहेगा तो एयर क्या करेगा, उस पर फोर्स एक्सर्ट करेगा, उसको रोकेगा, उसके फोर्स एक्सर्ट करेगा। सो फ्री फॉल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज पॉसिबल ओनली इन वैक्यूम के कंडीशंस में। नाउ देयर आर सम इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स, जैसे आपके डायरेक्ट आपको वैल्यूज याद रखना है। सो कैपिटल जी का वैल्यू क्या होता है, 6.673 इंटू 10 to minus 11 न्यूटन में स्क्वायर। तो क्या होता है 6.673 इंटू 10 to minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। यहाँ पर आप लोग यूनिट को भी बहुत ध्यान से याद रखिएगा, यूनिट भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। जैसे यहाँ पे देखो सब कुछ सेम है 10 to minus 11, बट यहाँ पे स्क्वायर नहीं है तो इसकी वजह से आंसर ये नहीं है। यहाँ पर भी देखो केजी है, केजी स्क्वायर नहीं, तो ये भी यहाँ पे नहीं। तो इस तरह से आप प्लस माइनस, तो आपको बहुत ध्यान से कीनफुली आप सारे वैल्यूज को एक जगह पर लिख लेंगे तो आपको हमेशा याद रहेगा। तो द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी इन एसआई यूनिट इज 6.673 इंटू 10 to minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। नेक्स्ट, द डैश फोर्स इज मच वीकर देन अदर फोर्सेस इन नेचर। तो यहाँ पे कुछ फोर्सेस के एग्जाम्पल दिए हुए हैं, हमें बताना है कि वो कौन सा फोर्स है जो सबसे वीक होता है, सबसे कमजोर है। क्या वो गुरुत्वाकर्षण बल है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, क्या वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, क्या वो न्यूक्लियर फोर्स है, या इंटरमोलिकुलर फोर्स है। तो द आंसर इज, जो सबसे वीकेस्ट फोर्स है ऑन इन नेचर इज ग्रेविटेशनल फोर्स। तो आप याद रखिए कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज मच वीकर देन अदर फोर्सेस इन नेचर। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट इज हाईएस्ट एट, जो स्मॉल जी की वैल्यू होती है, जो होती है 9.8 के आसपास होती है, वो सबसे ज्यादा 98 कहां पर होती है, तो ये होती है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। एक्चुअली ये प्रॉब्लम थोड़ा सा है,
इसमें एग्जैक्ट लोकेशन यहाँ पे पोल्स या इक्वेटर्स पे भी हम लोग ले सकते हैं, बट इस क्वेश्चन को मैं ट्राई करूंगा कि आपको नेक्स्ट से इसका मैं शॉर्ट वीडियो बना के आपको मैं अपलोड करूंगा, जहां पर मैं इसका आंसर क्या होगा मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा कि क्या व्हाट विल बी द आंसर ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज डैश एट इक्वेटर। इक्वेटर पे देखो अलग अलग पोजीशन पे भी स्मॉल जी का वैल्यू क्या होता है हमें वो देखना है। तो द आंसर इज 9.78 मीटर पर सेकंड। नॉर्मल सरफेस से एवरेज कितना 9.8 है, बट इक्वेटर पे थोड़ा सा कम होता है, 9.78 होता है। द वेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज नियरली डैश ऑफ द वेट ऑफ अर्थ। हमें पता है कि जितना वेट ह्यूमन का या किसी ऑब्जेक्ट का अर्थ पर है, वो अगर मैं मून पे देखूंगा तो उसका वेट 1/6 हो जाता है। द आंसर विल बी 1/6। So the weight of any object on the moon is nearly 1/6 of the weight of the earth. So ये था फर्स्ट चैप्टर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगले वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 2 के बारे में देखेंगे कि वो कौन कौन से क्वेश्चन है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन, जिससे कि जब भी वीडियो मैं आपको अपलोड करूं आपको उसकी नोटिफिकेशंस मिलते रहे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।